25 साल, इतना समय बीत चुका है इस वॉर को जिसने पूरे भारत को वो दर्द दिया जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कारगिल वॉर की। वो कारगिल वॉर जो 74 डेज तक चला और न केवल इंडियन आर्मी को बल्कि तमाम देशवासियों को एक गहरी चोट दे गया। कारगिल के इस एनिवर्सरी के मौके पर आपको इस वॉर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन आर्मी की इस कामयाबी की वजह से ही आज भी कश्मीर भारत का हिस्सा है। मई 1999 से शुरू हुई यह लड़ाई जुलाई 1999 में जाकर थमी, लेकिन तब तक ये दोनों देशों के 500 से भी ज्यादा सोल्जर्स को शहीद कर चुके थे। इस लड़ाई का बीज 1998 से 1999 की सर्दियों में ही बो दिया गया था, जब पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कश्मीरी मिलिटेंट्स का वेश बनाकर इंडिया और पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया। इसके पीछे का मकसद एक्चुअली श्रीनगर लेह हाईवे वो एकमात्र लिंक था जो इंडियन आर्मी को सियाचिन बॉर्डर पर तैनात सोल्जर्स के साथ जोड़े रखा हुआ था। यह पाकिस्तान का प्लान था कि श्रीनगर लेह हाईवे पर कंट्रोल करके सियाचिन बॉर्डर को पूरी तरह से आइसोलेट करना। उसके बाद उन्होंने भारत की सीमा में घुसते ही इंडियन आर्मी की विंटर वेकेंट पोस्ट, जो कुछ 5000 से 5494 मीटर ऊपर थी, पर कब्जा कर लिया। कारगिल का यह पूरा 160 किलोमीटर का इलाका ज्यादातर वर्टिकल हिट्स और उनके खराब ऊंचे नीचे रास्तों पे है। यह कारगिल वॉर इन्हीं हाईएस्ट माउंटेन पर लड़ा गया था और यही इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऊपर बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए इंडियन आर्मी को पीछे खदेड़ना आसान था। पाकिस्तानी सोल्जर्स बड़ी सफाई से इंडियन सोल्जर्स को ऊपर से देख पा रहे थे और हमारी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पाकिस्तानी सोल्जर्स को ना तो देख पा रहे थे और ना ही उनकी कोई गिनती का अनुमान कर पा रहे थे कि ऊपर हैं कितने लोग। इतनी दिक्कतों के बावजूद भी इंडियन आर्मी ने ये कारगिल वॉर जीता, मगर कैसे, चलिए जानते हैं। फर्स्ट, इस वॉर में इंडियन आर्मी ने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाया और सियाचिन ग्लेशियर के एक्सपीरियंस को भी यूज किया। साथ ही सरप्राइज अटैक्स और नाइट कोवर्ट ऑपरेशंस ने एनिमी पोजीशंस पर सिग्निफिकेंट एडवांटेज दिया। हेवी आर्टिलरी जैसे बोफर्स गन्स का यूज किया गया ताकि पाकिस्तानी आर्मी को पीछे किया जा सके, और इंडियन फोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत प्रिसीजन एयर स्ट्राइक से ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट किया। इफिशिएंट सप्लाई लाइंस मेंटेन करते हुए हेलीकॉप्टर्स का यूज करके सोल्जर्स और सप्लाईज को फ्रंट लाइन तक पहुंचाया गया। लेकिन इन सब में जितना कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का था, उतना ही वहाँ के लोकल शेफर्ड्स का भी था। लोकल शेफर्ड्स और विलेजर्स की मदद से ही एक्यूरेट इंटेलिजेंस गैदर की गई जो ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल थी। अब इंडिया ने वॉर तो जीत लिया, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद जहां एक तरफ कारगिल पर वापस जीत की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ से भारत को अपने 521 सोल्जर्स को खोने और उनके घायल 1363 साथियों की गंभीर हालत का दुख भी था। साथ ही कारगिल वॉर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि कारगिल वॉर से कुछ 3 महीने पहले ही दोनों देशों के बीच लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया था। लेकिन क्या था ये लाहौर डिक्लेरेशन और आखिर क्यों पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ की, चलिए समझते हैं। लाहौर डिक्लेरेशन 21 फरवरी 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक समझौता था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया था। ये दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन था, क्योंकि इसे दोनों देशों के बीच पीस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। इस डिक्लेरेशन में इंडिया और पाकिस्तान ने यह समझौता किया था कि वो पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को बातचीत से सोल्व करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया था कि अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके अलावा भी काफी सारी चीजों को जैसे ट्रेड, कम्युनिकेशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड रूल्स भी बनाए गए ताकि दोनों देशों के बीच के संबंध सुधार सके। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को यह मंजूर नहीं था कि दोनों देशों के बीच में समझौता हो, इसलिए उन्होंने अपने फोर्सेस को लद्दाख के कारगिल में छुपकर इन्फिल्ट्रेट यानी घुसने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि वॉर के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपनी स्पीच में कहा कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए और लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया, और जो कि उनकी गलती थी। उन्हीं लोगों के ऑर्डर की वजह से पाकिस्तान से ट्रूप्स मार्च 1999 में ही निकल गए थे, जो कि मई 1999 में कारगिल के हाईएस्ट माउंटेन पर बनी इंडियन पोस्ट पर जा पहुंचे। लेकिन जस्ट सोचिए कि अगर पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन की खबर हमें नहीं मिलती तो क्या होता। ये सिचुएशन इंडियन आर्मी के लिए और खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को तैयारी के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाता। बट इंडियन आर्मी को यह खबर मिली कैसे, चलिए जानते हैं। पाकिस्तानी ट्रूप्स कारगिल में घुस ही रहे थे कि वहां से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से विलेज में एक शेफर्ड ताशी नामग्याल ने उन्हें देख लिया। ताशी नामग्याल ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि
3 मई की सुबह जब वो अपने दोस्त के साथ जब्बार लांगपा स्ट्रीम के पास अपने मिसिंग यॉक की तलाश में कुछ 5 किलोमीटर आगे बढ़ गए और अपने दूरबीन से माउंटेन्स पर उसे ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें पठान पोशाक में कुछ आदमी और पाकिस्तानी सैनिक बंकर्स खोदते हुए दिखे। उनमें से कुछ के पास हथियार थे, लेकिन नामग्याल को पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या का कोई अंदाजा नहीं था। मगर ताशी को ये यकीन हो गया था कि वो लोग एलओसी के उस पार से ही आए हैं। तब वह नीचे आए और तुरंत सबसे नजदीकी इंडियन आर्मी पोस्ट को उनके बारे में बताया। ताशी की इस इंफॉर्मेशन ने इंडियन आर्मी को अलर्ट किया और उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया और यह पाया कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तब शुरू हुआ ऑपरेशन विजय यानी कारगिल वॉर। ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हुआ, लेकिन देश के कई वीर सोल्जर्स शहीद हो गए। इनमें से कुछ नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत माता के इन वीर सपूतों ने न सिर्फ अपने देश का मान बढ़ाया, बल्कि अपने बलिदान से हम सबको सुरक्षित भी रखा। और इस वॉर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स को लड़के इंडियन आर्मी के इन सोल्जर्स ने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर भारत का झंडा फहराया। इनमें से पहला था टोलोलिंग। टोलोलिंग कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास सेक्टर में लोकेटेड एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जो लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये पीक श्रीनगर लेह हाईवे यानी नेशनल हाईवे 1D को ओवरलुक करता है। टोलोलिंग पीक 2 मेजर पॉइंट्स कवर करता है, पॉइंट 5140 एंड पॉइंट 4875, जो कि टाइगर हिल के बहुत नजदीक है। टोलोलिंग की ऊंचाई और उसका लोकेशन काफी एडवांटेजस है, क्योंकि यहाँ से हाईवे पर नजर रखी जा सकती है और आर्मी मूवमेंट्स को डिसरप्ट किया जा सकता है। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने कश्मीरी मिलिटेंट्स के बेस में टोलोलिंग और टाइगर हिल जैसे मल्टीपल पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया था, जिससे भारत की सप्लाई लाइंस और पोजीशंस को खतरा पैदा हो गया था। इंडियन आर्मी ने टोलोलिंग को वापस पाने के लिए कई प्रयास किए। स्टार्टिंग के एजोल्स काफी ज्यादा मुश्किल रहे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से तैयार थी और इंट्रेंच थी और उन्हें हायर ग्राउंड का भी बहुत फायदा मिल रहा था। इंडियन आर्मी के 18 ग्रेनेडियर सोल्जर्स और 2 राजपूताना राइफल्स यूनिट्स ने टोलोलिंग को वापस पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत ही टफ कंडीशंस में लड़ाई लड़ी और उन्हें स्टीप और रॉक टेरेन के साथ साथ हार्श वेदर का भी सामना करना पड़ा। पहले एनिमी की पोजीशन और स्ट्रेंथ समझने के लिए एक्सटेंसिव सर्वे और इंटेलिजेंस गैदर की गई। यह काम एरियल सर्वेलेंस, सैटेलाइट इमेजिनरी और लोकल इंटेलिजेंस के मीडियम से किया गया। फिर ग्राउंड रिजल्ट से पहले इंडियन आर्मी ने आर्टिलरी का इस्तेमाल करके एनिमी की पोजीशंस को वीकन करने की कोशिश की। साथ ही पहले किए गए प्रयासों और पाकिस्तानी आर्मी के फायर को रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने रात को ही आगे बढ़ना फायदेमंद समझा, जिसका उन्हें फायदा तो मिला, लेकिन उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि टेरेन पर चढ़ाई करना बहुत टफ था और रात की वजह से विजिबिलिटी भी लिमिटेड थी। इसके साथ ही पाकिस्तानी आर्मी को कंफ्यूज करने के लिए मल्टी डायरेक्शनल अटैक्स की स्ट्रेटेजी भी अपनाई गई। अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग यूनिट्स ने अटैक किया। इसके बाद 5 जुलाई 1999 को फाइनली बैटल ऑफ टोलोलिंग खत्म हुई और दूसरी तरफ 4 जुलाई को टाइगर हिल की बैटल भी खत्म हुई। टाइगर हिल जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कैप्चर करना इंडियन आर्मी के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए इंडियन आर्मी को पॉइंट 5100 को कैप्चर करने के लिए कोशिश करनी पड़ी और इस बैटल में आर्मी के 5 यूनिट्स इन्वॉल्व थे, जिनके नाम है 18 ग्रेनेडियर्स, 8 सिख रेजिमेंट, 2 नागा रेजिमेंट, 56 माउंटेन ब्रिगेड और स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स, जिसमें पारा बैटेलियंस भी इंक्लूडेड थे। टोलोलिंग की बैटल की तरह ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नाइट मिशन और मल्टी डायरेक्शनल अटैक की हेल्प से पॉइंट 5100 को भी कैप्चर किया गया। टाइगर हिल के नजदीक ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में था, जिसे रिकैप्चर करने के लिए विक्रम बत्रा का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट था। पॉइंट 4875 को रिकैप्चर करने का टास्क कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम को दिया गया। कैप्टन बत्रा ने रात में ही एक सरप्राइज अटैक प्लान किया। यहाँ पाकिस्तानी फोर्सेस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस बना के रखा था, लेकिन कैप्टन बत्रा अपने मिशन पर अडिग रहे। हेवी एनिमी फायर के बीच भी उन्होंने अपने सोल्जर्स को लीड किया और क्लोज कॉम्बैट में एनिमी बंकर्स को क्लियर किया। जब एक फेलो ऑफिसर घायल हुआ, तब कैप्टन बत्रा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें रेस्क्यू किया। इस ऑपरेशन में उन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन पॉइंट 4875 को कैप्चर करने में सफल रहे। उनके इस बलिदान के बाद पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप नाम दिया गया। यह पॉइंट लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। आज भी इस जगह की हिस्ट्री इमोशनली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एक युद्ध स्मारक है जहां यात्री कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके वीर साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं। कारगिल के कई लोगों का कहना है कि आज भी विक्रम बत्रा के फादर जीएल बत्रा उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं। 2021 में जब विशाल बत्रा ने भी बत्रा टॉप पर चढ़ाई की, उन्होंने इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को थैंक यू कहा और वहां टॉप पे जाके अपने पेरेंट्स को भी कॉल किया।
और उन्होंने ये भी बताया कि वो चाहते थे कि विक्रम खुद इसे अपनी आंखों से देखे और फील करे कि उन्होंने अपने देश के लिए कितना बड़ा काम किया है। और हम सबको पता ही है कि विक्रम बत्रा पे ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है, शेरशाह, जिसे हम सबने देखा है। तो कुछ इस तरीके से एक एक करके इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर हराकर धूल चटा दी। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान की साइड से कुछ बेहद अनयूजुअल चीजें देखने को मिली। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कारगिल वॉर खत्म होने के बाद भारत ने अपने वीर सैनिकों को सम्मानित किया और वॉर की याद में एक मेमोरियल प्लेस बनाया गया जिसे कारगिल वॉर मेमोरियल कहा जाता है। कारगिल वॉर मेमोरियल जम्मू एंड कश्मीर के द्रास में मौजूद है और इसे कारगिल वॉर में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित किया गया है। यह मेमोरियल हिल के टॉप पर मौजूद है और यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति भी जलाई गई है जो देश के वीर बेटों की वीरता और बलिदान को याद करती है और देशवासियों को प्रेरणा देती है। पिंक सैंडस्टोन से बने इस मेमोरियल में ब्रास प्लेट पर ऑपरेशन विजय के शहीद सोल्जर्स के नाम इनग्रेव्ड किए गए हैं। यही नहीं, इस मेमोरियल में कारगिल वॉर के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार, सेना के सामान और पाकिस्तानी सेना द्वारा लाए गए बंकर्स भी रखे गए हैं जो विजिटर्स को वॉर के हिस्ट्री को समझने और याद करने के लिए रखी गई हैं। अब सोल्जर्स तो दोनों देशों के ही शहीद हो गए थे, मगर एक तरफ जहां भारत के सैनिकों को इतना सम्मान मिला कि वो अमर हो गए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तो अपने सैनिकों के शव ही लेने से मना कर दिया। कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी मौत के बाद भी उनकी लाशें शोक नदी के बर्फ से ढके हुए किनारों पर कई हफ्तों तक पड़ी रही। पाकिस्तान से लगातार सोल्जर्स की बॉडीज को वापस लेने को कहा गया, मगर पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। कारगिल वॉर में पाकिस्तान की सेना के 25 आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें से 4 ऑफिसर्स मिसिंग बिलीव्ड किल्ड के रूप में दर्ज किए गए, जिनके नाम आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंडियन आर्मी ने ही पाकिस्तानी सोल्जर्स का अंतिम संस्कार इस्लामिक तरीकों से किया। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को सम्मान भी दिया। पाकिस्तानी सोल्जर कर्नल शेर खान को कारगिल वॉर के दौरान इंडियन आर्मी के कहने पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सबसे ऊंचा सम्मान निशान हैदर दिया। कर्नल शेर खान ने अपने सोल्जर्स को गाइड किया और स्ट्रेटेजिस्ट के साथ इंडियन आर्मी के अगेंस्ट क्रूशियल पोस्ट पे हमले किए। शेर खान की लीडरशिप और करेज ने वॉर के दौरान कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए, जिसके कारण उन्हें उनकी वीरता और बलिदान के लिए दोनों तरफ से रिस्पेक्ट मिली। उनका निशान हैदर में सम्मानित होना उनकी अनोखी बहादुरी और पाकिस्तान की सेना के इतिहास में उनका क्रूशियल कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है, जो पाकिस्तान की सेना में सिंबल ऑफ ऑनर एंड सेक्रीफाइस माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कारगिल की वो लड़ाई जो इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा यादगार रहेगी। इसलिए इंडिया में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है ताकि उन शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी जा सके। अगर आपको भी भारत के सैनिकों की इस वीर गाथा पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही इस टॉपिक पर या इस वीडियो को लेकर आपके जो भी व्यूज हैं या थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड जय हिंद।